हेलो स्टूडेंट्स, आज बताता हूँ मैं आपको पपीते में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम के बारे में। देखिए, पपीते में 3 रोग मुख्य हैं, जिसमें पहला है स्टेम रॉट, दूसरा है लीफ कर्ल और तीसरा है इसमें रिंग स्पॉट वायरस। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्टेम रॉट ऑफ पपाया, यानी पपीते का तना विगलन रोग, या इसको फुट रोट रोग भी बोलते हैं। इसको डैम्पिंग ऑफ पपाया भी बोलते हैं, यानी पपीता का आर्द्र पतन रोग भी बोलते हैं। इसको ग्रीवा गलनी बोला जाता है, कॉलर रोड ही बोलते हैं इसको, और मूल विगलनी बोलते हैं, रूट रोड ही बोलते हैं। तो इतने इसके नाम हैं। रोग काफ़ी खतरनाक माना जाता है ये पपीते के लिए। और भारत के अलावा ये रोग श्रीलंका में, क्यूबा में, साउथ अफ्रीका में और हवाई क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगा देखने को। अनुकूल मौसम अगर मिल जाता है इस रोग को, तो यह रोग जो है महामारी के रूप में पनप जाता है, और उस अवस्था में उस क्षेत्र में या उस बाग में वापस आप पपीता लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा। इतना इस रोग का प्रकोप भयंकर होता है। अब इस रोग के जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? देखिए, सबसे पहले इसके लक्षण जो हैं वो पपीते का जो पौधा है या पेड़ है, जो मिट्टी से सटा हुआ, सतह से सटा हुआ उसका हिस्सा है, उस पे लक्षण आएंगे। सबसे पहले जल से धब्बे बनेंगे, जलीय धब्बे बनेंगे सबसे पहले, ठीक है। और अनुकूल मौसम में यानी नमी ज़्यादा है तो ये जो चकते हैं, धब्बे हैं, जलीय धब्बे हैं, ये बढ़ने लगते हैं और चारों तरफ एक मेखला सी बना देंगे इसके तने के चारों तरफ, ठीक है। और पत्तियां ऊपर की वो मुरझाने लगती हैं, रंग पीला पड़ता है उनका, और पत्तियां समय से पूर्व है वो गिरने लगती हैं, लीफ फॉलिंग होने लगेगी उनकी पत्तियों की। और रोगी पौधा है उसमें मोस्ट केसेस में, ज़्यादातर केस में फल नहीं लगते। अगर लग भी गए हैं तो वो इमेच्योर यानी पकने से पहले ही गिर जाएंगे पेड़ से। और जो तना है उस स्थान से टूट के गिरेगा, यानी आधार से टूट के गिरेगा, जो कि जमीन से सटा हुआ हिस्सा है, वहाँ से तना टूट के गिर जाएगा और पौधे की मृत्यु होगी। इसलिए इसको बोलते हैं फुट रॉट ऑफ पपाया। ज़्यादातर ये रोग है जो पुराने जो पौध है, पेड़ हैं पपीते के 3 से 4 साल या 2 साल से अधिक के, उनमें देखने को मिलता है। लेकिन ये रोग नर्सरी में देखने को मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको डैम्पिंग ऑफ की अवस्था में, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं जो रोग कारक क्या है, यानी इसका पैथोजन क्या है। देखिए, इसका जो रोग कारक है वो पीथियम की विभिन्न जातियां हैं। पीथियम जो फंगस है, और इसमें 2 मुख्य हैं, पीथियम एफिनिडर्मेटम और पीथियम डिबेरियनम। पीथियम एफिनिडर्मेटम और पीथियम डिबेरियनम, ये 2 प्रजाति हैं जो मुख्य हैं इस रोग को फैलाने में। इसके अलावा राइजेक्टोनिया सोलनाइन एक कवक और है, वो भी इस रोग में देखने को मिलती है। और ये तीनों फंगस जो हैं, कवक जो हैं, वो सोयल बॉर्न है, यानी मर्दा कवक मानी जाती है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन जो है पैथोजन का, वो क्या है? देखिए, इसका डिवीज़न है वो यूमाइकोटा, और सब डिवीज़न है उसका मैस्टिगोमाइकोटिना। ऑर्डर है इसका पिरेनोस्पोरेल्स, और इसकी क्लास है ओमाइसिटीज। फैमिली है इसकी पीथियेसी, और जीनस है इसका पीथियम, और स्पेसीज है इसकी एफिनिडर्मेटम, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन दिया था 1973 में जी.सी. आइजनवर्थ ने, ओके। अब बात करते हैं इसका जो रोग चक्र क्या है, जीवन चक्र क्या है, डिजीज साइकिल क्या है। पहली बात आप ध्यान रखें कि ये सोयल बॉर्न डिजीज है, यानी मरदोड रोग है।
और इस रोग को उत्पन्न करने वाला कवक है पीथियम, वो विकल्पी परजीवी है, फैकल्टेटिव पैरासाइट है। जब इसको पपीता नहीं मिलेगा उस अवस्था में जो पपीते के मृत अवशेष हैं भूमि में पड़े हुए, उसमें सर्वाइव करता है। ठीक है, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये जो है बीजाणु बनाने लगता है, और इसकी बढ़वार बड़ी आसानी से होती है क्योंकि पपीते में काफ़ी मात्रा में शुगर होती है। तो शुगर है और नमी है, तो दोनों चीज़ें अगर मिल जाती है इस पैथोजन को तो इसकी बढ़वार बहुत ज़्यादा होने लगती है। और इस का जो फंगस का या कवक का बीजाणु का प्रसार इधर से उधर जो ज़्यादातर जो है जो इरिगेशन वाटर है उसके द्वारा या मिट्टी के द्वारा इधर उधर से होगा ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, और मोस्ट केसेस में ज़्यादातर ये जो कवक हैं, ये कवक है भूमि की ऊपरी सतह पर रहता है। तो जो नवांकुर पौधा है उसको सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा ये, और इन्फेक्ट करेगा तो उसमें सिम्टम्स जो आएंगे प्रथम अवस्था में डैम्पिंग ऑफ के सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद ये तने में एंटर कर जाता है, और तने में एंटर करके उसके जो उत्तक हैं उसका टिश्यूज हैं उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है, विघटन कर देता है, और रोग का प्रसार आगे बढ़ने लगता है। इस तरह इसकी जो रोग चक्र है वो चलता रहता है। अनुकूल वातावरण जो है इसका वो है तने के चारों तरफ अधिक नमी है, तो सबसे ज़्यादा अनुकूल वातावरण है इस बीमारी के बढ़ने का। टेम्परेचर जो है, जो बेस्ट टेम्परेचर इसके लिए है वो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और नर्सरी और जो आपकी पौधशाला है उसके अंदर अगर आपने प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा रखी हुई है, उसकी वजह से पौधों के बीचों में हवा या सूर्य किरणों का आवागमन नहीं होगा, तो मॉइस्चर का रिटेंशन ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा बनेगी, इस वजह से रोग का प्रसार ज़्यादा होगा। ठीक है, और जल निकासी अगर कम है तो रोग का प्रसार ज़्यादा होगा। यानी इसमें मेन जो फैक्टर है वो पानी है, नमी है। ठीक है, अब रोग प्रबंधन की बात करते हैं। देखिए, इसका रोग प्रबंधन जो विभिन्न चरणों में किया जाता है। पौधशाला में करेंगे आप, बाग में करेंगे आप, ठीक है, बुआई से पहले करेंगे आप। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पपीते का जो बाग है उसमें जो जल संचारण है उसके निकासी का प्रबंध अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यानी पानी ज़्यादा देर तक बाग में खड़ा नहीं रहना चाहिए। जो पौधा आपको इस रोग से प्रभावित नजर आ गया उसको उखाड़ कर और नष्ट कर दें, और जहाँ से उखाड़ा है उस स्थान पे वापस पौधा नहीं लगाएं आप, अन्यथा रोग वापस आएगा। तीसरी आपको बात करनी है कि जो तना है पपाया का, पपीता का, सतह से 60 सेंटीमीटर ऊपर तक उस पर आप बोर्डो पेस्ट का लेप कर दें। ठीक है, और बोर्डो पेस्ट किस कंसंट्रेशन का होगा? वो होगा 1:13। इस कंसंट्रेशन का बोर्डो पेस्ट बना के उस पर आप तने पे पेस्ट कर दें सतह से 60 सेंटीमीटर ऊपर तक। और जो तना जो लगा हुआ है ज़मीन पे चारों तरफ, जो इस ज़मीन इसके तने के चारों तरफ जगह हैं, उस पर आप छिड़काव करें, बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करें 6-6-50 वाले का। ठीक है, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कर सकते हैं छिड़काव मिट्टी पे। उसकी मात्रा होगी 1 लीटर पानी में 3 ग्राम। ठीक है, या टॉप्सिन M 0.1% की दर से, या कार्बन डेंजिम का भी कर सकते हैं आप, जिसकी मात्रा होगी 0.1%, यानी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। इसको मिला के आप उस भूमि पर छिड़काव करते रहें। ठीक है, और ये छिड़काव जो है आप एक शेड्यूल बनाइए, 3 बार करें आप साल में। जैसे पहला बार जून में, फिर जुलाई में और अगस्त में, क्योंकि ये जो 3 महीने हैं इसमें इस रोग की जो संभावना रोग की बढ़ने की ज़्यादा रहती है। जो नर्सरी आप लगा रहे हैं उसकी जो भूमि है वो नर्सरी हमेशा सॉइल लेवल से थोड़ा ऊंची होनी चाहिए।
ठीक है। और मिट्टी जो है वो हल्की बलुई होनी चाहिए। अगर भारी मिट्टी है तो उसमें या तो बलुई मिट्टी मिला लें आप, या मिट्टी का बुरादा मिला लें आप। जल निकासी का प्रबंध नर्सरी में अच्छी तरह रखें आप। और बुआई जो है यानी प्लांट पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा नहीं रखें आप नर्सरी के अंदर। अब आपको नर्सरी में बीज लगाने से पहले आपको नर्सरी का पूरा ट्रीटमेंट करना चाहिए, सोयल ट्रीटमेंट। इसमें सबसे अगर आप 3-4 तरीके हैं, या तो कैप्टान या थायराम 3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आप मिट्टी में मिला दें आप जहाँ आप बीज की बुआई करेंगे, ठीक है। या आप फॉर्मिंग से भी सोयल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए 1 ml फॉर्मलिन और 50 लीटर पानी, 50 भाग पानी, ठीक है। यानी 1 भाग फॉर्मलिन और 50 भाग पानी, इनको मिला के उस मिट्टी पे आप अच्छी तरह छिड़क दें जिस पे कि आपको बीज की बुआई करनी है। और छिड़क के आप उस पर एक पॉलीथीन शीट ढक दें आप 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। 1 हफ्ते बाद पॉलीथीन शीट को हटा के आप 1 हफ्ते तक उसको खुला छोड़ दें, उसके बाद आप बुआई करें। इसके अलावा आप नर्सरी का जो मिट्टी का उपचार है वो सूर्य द्वारा कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा आपका। उसका तरीका ये है कि आप एक पारदर्शी पॉलीथीन शीट लें जिसकी मोटाई कम से कम 200 गज की हो, ठीक है। और नर्सरी में आप पहले हल्का पानी दे दें, उसके बाद इस पॉलीथीन शीट को आप ढक दें आप उस मिट्टी पर अच्छी तरह से, और कम से कम 40 से 60 दिन 65 दिन तक इसको ढकी रहने दें आप। उसके बाद आप इसको हटाएं। इससे सूर्य की जो किरणें होंगी और अंदर आपने नमी दी हुई है तो उससे उमस पैदा होगी, और उमस से फिर बाद में क्या गर्मी पैदा होगी, तो उसमें जो इस फंगस के स्पोर्स हैं या दूसरे भी नेमाटोड्स के हैं, एग्स हैं, नेमाटोड्स हैं या वीड्स हैं, वो भी ख़त्म होंगे। तो बहुत अच्छा तरीका है ये और सस्ता तरीका माना जाता है। ज़्यादातर ये तरीका जो है अप्रैल से और जून के मध्य में आपको करना है। और सीड ट्रीटमेंट भी करें आप बोते समय, उसके लिए आप कैप्टान या थायराम कोई भी यूज़ में कर सकते हैं 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, ठीक है। या आप कार्बन डेंजिम का यूज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी यूज़ कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। और जब पौध जम जाती है यानी नर्सरी में जब पौध उगने लगती है तो उस मिट्टी पे आप छिड़काव कर सकते हैं कैप्टान का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। आप कार्बन डेंजिम का ही कर सकते हैं 1 ग्राम कार्बन डेंजिम प्रति लीटर पानी मिला के और उस मिट्टी पे छिड़काव कर दें आप, ठीक है। और सिंचाई आप हल्की रखें तो इस तरह इस रोग की रोकथाम होगी।